आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास एक परिचय। हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग इतिहास की जड़ों के बारे में जानेंगे, क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए उसकी जड़ों के बारे में पता होना बहुत जरूरी होता है। अगर हम लोग किसी चीज की जड़ को ही नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो उसके बारे में आगे किसी भी चीज को कैसे समझ पाएंगे। इसलिए हम लोग इतिहास की शाखाओं से, उसकी जड़ों से शुरू करेंगे। इतिहास इतिहास के 3 भाग है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। हम लोग एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, इसके बारे में देख लीजिए। प्रागैतिहासिक काल में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल आते हैं। पुरा पाषाण काल जो अज्ञात काल से 9000 ईसा पूर्व तक है, मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक है और नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक है। यह है हमारा प्रागैतिहासिक काल। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व और वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता में ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल आते हैं। ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ये था हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। चलिए देखते हैं। ऐतिहासिक काल के 4 प्रकार है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व। अब हम लोग इन चारों को एक एक करके देखेंगे। प्राचीन भारत 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक, मध्यकालीन भारत 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, आधुनिक भारत 1707 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक और आधुनिक विश्व है 14वीं शताब्दी से 1950 ईस्वी तक। चलिए सबसे पहले देखते हैं प्राचीन भारत के बारे में। दोस्तों, प्राचीन भारत के बारे में याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो यह सभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारत में ही ईसा पूर्व ईस्वी में कन्वर्ट हो गया था। चलिए देखते हैं प्राचीन भारत में क्या क्या आता है। प्राचीन भारत में महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन काल आता है। महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, मगध साम्राज्य 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक था, मौर्य साम्राज्य 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक था एवं संगम काल जिसमें चेर, पांड्य और चोल आते हैं। मौर्योत्तर काल जो 184 ईसा पूर्व से 313 ईसा पूर्व तक था। मौर्योत्तर काल में ही ईसा पूर्व ईस्वी में कन्वर्ट हो गया था। 184 ईसा पूर्व से 313 ईस्वी मौर्योत्तर काल। उसके बाद गुप्त साम्राज्य 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक, हर्षवर्धन काल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। यह हो गया हमारा प्राचीन भारत। इसके बाद अब देखेंगे मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत 2 प्रकार के हैं: पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन। पूर्व मध्यकालीन 8वीं से 12वीं शताब्दी तक और उत्तर मध्यकालीन 12वीं से 18वीं शताब्दी तक। चलिए अब एक एक करके देख लेंगे। पूर्व मध्यकालीन के में क्या क्या आता है: उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत। उत्तर भारत राजपूत, पाल एवं गुर्जर प्रतिहार आए थे। दक्कन चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट आए थे। दक्षिण भारत में चेर, पांड्य, चोल और शाही चोल जो 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच आए थे। अब देखेंगे उत्तर मध्यकालीन। उत्तर मध्यकालीन जो 12वीं से 18वीं शताब्दी तक है, इसमें उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत। इसमें देख लीजिए क्या क्या है। उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत, चौहान और मुगल आए थे। दक्कन विजयनगर और बहमनी और दक्षिण भारत चेर, देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय और द्वार समुद्र के होयसल आते हैं। चलिए इसके बाद अब देखेंगे आधुनिक भारत के बारे में। आधुनिक भारत में क्या क्या आता है: यूरोपीय कंपनियों का आगमन, मुगल साम्राज्य का विघटन और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, अंग्रेजों की भारत विजय, दास्ता का बंधन, राष्ट्रवादी जागरण, स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता और स्वातंत्र्योत्तर भारत। ये सभी आधुनिक भारत में आते हैं। हम लोग एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पुर्तगाली 1498 में भारत आए थे। पुर्तगाली 1498 में भारत आए थे। डच 1602 में आया था। अंग्रेज 1608 में आए थे। और फ्रेंच 1664 में आया था। अब देखिए मुगल साम्राज्य का विघटन और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। इसमें क्या क्या आता है: बंगाल, अवध, हैदराबाद और कर्नाटक। इसके बाद अंग्रेजों की भारत विजय। इसके अंदर क्या क्या आता है: कर्नाटक युद्ध जो 1744 से 1763 ईस्वी तक हुआ था। कर्नाटक युद्ध 1744 से 1763 ईस्वी तक हुआ था। बंगाल का युद्ध, इसके अंदर 2 प्रमुख युद्ध आते हैं: एक पलाशी का युद्ध 1757 में और बक्सर की विजय 1764 ईस्वी में। बंगाल में 2 प्रमुख युद्ध हुए थे: पलाशी का युद्ध 1757 में और बक्सर की विजय 1764 ईस्वी में।
मैसूर का युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। मैसूर 1799 ईस्वी। मराठा संघ की समाप्ति 1817 से 1818 ईस्वी। मराठा संघ की समाप्ति 1817 से 1818 ईस्वी में हुई थी। पंजाब का अधिग्रहण 1849 ईस्वी में। पंजाब का अधिग्रहण 1849 ईस्वी में। इसके बाद दासता का बंधन। अंग्रेजों द्वारा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक नीतियों द्वारा भारत का शोषण हुआ था और भारतीय प्रतिक्रिया 1857 ईस्वी का मुक्ति संग्राम हुआ था। राष्ट्रवादी जागरण। सामाजिक धार्मिक सुधार हुआ था। राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। इसके बाद देख लीजिए स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता। कांग्रेस नरम दल से गर्म दल की ओर क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था और गांधी जी के आंदोलन भी हुए थे। इसके बाद स्वतंत्रोत्तर भारत। इसमें तत्कालिक समस्याओं का सामना हुआ था, आर्थिक प्रगति की ओर विकास हुआ था और विदेशी नीति और गुट निरपेक्षता हुआ था। अब हम लोग देखेंगे आधुनिक विश्व के बारे में। आधुनिक विश्व को 3 भागों में बांटा जा सकता है, 14वीं से 16वीं सदी, उसके बाद 1750 ईस्वी से 1900 ईस्वी और 1900 ईस्वी से 1950 ईस्वी। इस 3 भाग में आधुनिक विश्व को बांटा जा सकता है। हम लोग एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले 14वीं से 16वीं सदी। इसके अंदर क्या क्या आता है? पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और भौगोलिक खोज अभियान। चलिए एक एक करके इन सभी को देखते हैं। पुनर्जागरण। आधुनिक विश्व इतिहास का प्रस्थान बिंदु। धर्म सुधार आंदोलन। ईसाई धर्म के मध्यकालीन स्वरूप की समाप्ति हुई थी। भौगोलिक खोज अभियान। नवीन देशों व जलमार्गों की खोज हुई। अब देखते हैं 1750 ईस्वी से 1900 ईस्वी। इसमें क्या क्या है? औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति जो 1776 से 1783 ईस्वी तक हुई, फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुई थी और राष्ट्रवाद का उभार। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से प्रारंभ, अन्य देशों में प्रसार हुआ था। अमेरिकी क्रांति 1776 से 1783 ईस्वी, विश्व के प्रथम आधुनिक गणतंत्र की स्थापना हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी, मानव अधिकारों की घोषणा हुई थी और राष्ट्रवाद का उभार। जर्मनी व इटली का एकीकरण हुआ था 1870 ईस्वी में। जर्मनी व इटली का एकीकरण हुआ था 1870 ईस्वी में। चलिए अब देखते हैं 1900 ईस्वी से 1950 ईस्वी के बीच क्या क्या आता है। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 ईस्वी तक हुआ था। रूसी क्रांति जो 1917 ईस्वी में हुई थी। 2 विश्व युद्धों के मध्य यूरोप और आखिरी में द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 ईस्वी तक हुई थी। चलिए एक एक करके इन सभी को देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध। पेरिस की संधियां हुई थी 1919 में। पेरिस की संधियां हुई थी 1919 में। राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1920 में। राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1920 में। रूसी क्रांति जो 1917 ईस्वी में हुई थी। विश्व में प्रथम साम्यवादी राज्य की स्थापना हुई थी। 2 विश्व युद्धों के मध्य यूरोप। वाइमर गणतंत्र एवं नाजीवाद का उदय हुआ था जर्मनी में। वाइमर गणतंत्र एवं नाजीवाद का उदय हुआ था जर्मनी में। फौशीवाद का भी उदय इसी में हुआ था इटली में। स्पेन का गृह युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी। संपूर्ण युद्ध समाप्त हुआ था इसमें। इतिहास का सर्वाधिक भयावह युद्ध था यह और शांति की स्थापना का नवीन प्रयास किया गया। चलिए अब पढ़ते हैं प्राचीन भारत। भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्रों की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालानुक्रमिक विवरण, क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन इतिहास, हिस्ट्री कहलाता है। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालानुक्रमिक विवरण, क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन इतिहास, हिस्ट्री कहलाता है। इतिहास किसी समाज विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक स्थिति तथा इन स्थितियों में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों को भी प्रस्तुत करता है। इतिहास किसी समाज विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक स्थिति तथा इन स्थितियों में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों को भी प्रस्तुत करता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास के स्रोत। चलिए देखते हैं प्राचीन इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं। साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रा विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। इस तीनों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य में धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य आते हैं। साहित्यिक साक्ष्य में धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य आते हैं। सबसे पहले धार्मिक साहित्य को देखिए। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य आते हैं। ब्राह्मण साहित्य में वेद जिसे ज्ञान कहा जाता है, उपनिषद, समीप बैठना, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण और महाभारत आता है। ब्राह्मण साहित्य में वेद जिसे ज्ञान कहते हैं, उपनिषद, समीप बैठना, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण और महाभारत आता है। इसके बाद ब्राह्मणेतर साहित्य, इसमें बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ आते हैं। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ ब्राह्मणेतर साहित्य में आते हैं। ये हो गया हमारा धार्मिक साहित्य। अब हम लोग देखेंगे लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ और
गल्प साहित्य ग्रंथ आता है। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ और गल्प साहित्य ग्रंथ आता है। चलिए अब देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक भवन, मूर्तियां और चित्रकला आते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक भवन और मूर्तियां और चित्रकला आते हैं। अब देखते हैं विदेशी यात्रा विवरण। विदेशी यात्रा विवरण में क्या क्या आता है? यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक, ये तीनों विदेशी यात्रा विवरण में आते हैं। यूनानी रोमन लेखक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको अच्छे से सुनिएगा। यूनानी रोमन लेखक में टेशियस जो कि यूनानी थे, हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान नियार्कस, आनेसिक्रिटस एवं एरिस्टोबुलस, मेगास्थनीज जो इंडिका के लेखक थे, डाइमेकस जो बिंदुसार के समय भारत आए थे, डायनोशियस जो अशोक के समय भारत आए थे, टॉलमी जो ज्योग्राफी के लेखक है और प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक है। ये सभी यूनानी रोमन लेखक है। एक बार फिर से देख लेंगे इसे, यूनानी रोमन लेखक को एक बार फिर से देख लेंगे। टेशियस जो कि यूनानी थे, हेरोडोटस जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? नियार्कस, आइनेसिक्रिटस एवं एरिस्टोबुलम, मेगास्थनीज जिन्हें इंडिका के लेखक कहा जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे, डाइमेकस जो बिंदुसार के समय आए थे, डायनोशियस जो अशोक के समय आए थे, टॉलमी जिन्हें ज्योग्राफी के लेखक हैं, और प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक हैं। ये सभी यूनानी रोमन लेखक हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे चीनी लेखक, फाहियान, शुंगयुन, वेनसांग और इत्सिंग, ये सभी चीनी लेखक हैं। फाहियान, शुंगयुन, वेनसांग और इत्सिंग। अब देखते हैं अरबी लेखक। अरबी लेखक में सुलेमान, अलमशूदी, अलबरूनी तहकीक ए हिंद के लेखक थे। अलबरूनी जो तहकीक ए हिंद के लेखक हैं, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे। एक बार फिर से देख लीजिए अरबी लेखक, सुलेमान, अलमशूदी, अलबरूनी जो तहकीक ए हिंद के लेखक हैं, और इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे। चलिए अब देखते हैं अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां। पहला, ब्राह्मण लिपि। अशोक के अधिकतर शिलालेख ब्राह्मण लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। ब्राह्मण लिपि, अशोक के अधिकतर शिलालेख ब्राह्मण लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। दूसरी है खारोष्ठी लिपि। अशोक के कुछ शिलालेख खारोष्ठी लिपि में है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। खारोष्ठी लिपि, अशोक के कुछ शिलालेख खारोष्ठी लिपि में है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसमें ध्यान रखिएगा, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है और खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। तीसरा है यूनानी एवं अरमेइक लिपि। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। यूनानी एवं अरमेइक लिपि, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 1, ऐतिहासिक स्रोत, हिस्टोरिकल सोर्सेज। अब हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। निम्नलिखित में से किन स्रोतों से भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? उपयुक्त सभी से, यानी साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से, ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथों से और विदेशी यात्रियों के विवरण से। इन सभी से हमें भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किन स्रोतों से भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? उपयुक्त सभी से, यानी साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से, ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथों से और विदेशी यात्रियों के विवरण से। अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित ग्रंथ है? आयुर्वेद। अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित ग्रंथ है? आयुर्वेद। प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा। प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों को सुमेलित कीजिए। चलिए पहले हम लोग मिलान कर लेंगे सूची 1 का सूची 2 से, उसके बाद हम लोग इसके आंसर को देखेंगे। महाभाष्य का संबंध पतंजलि से है। मालविकाग्निमित्र का संबंध कालिदास से है। मृच्छकटिकम का संबंध शूद्रक से है और नीति शास्त्र का संबंध कामंदक से है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक बार फिर से देख लीजिए, प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर लेंगे। पहले महाभाष्य का संबंध पतंजलि से है। मालविकाग्निमित्र का संबंध कालिदास से है। मृच्छकटिकम का संबंध शूद्रक से है और नीति शास्त्र का संबंध कामंदक से है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
16 महाजनपदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है? अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है? अंगुत्तर निकाय। मौर्यकालीन इतिहास के समय में सर्वाधिक जानकारी निम्न में से किस स्रोत द्वारा मिलती है? अभिलेखों द्वारा। मौर्यकालीन इतिहास के विषय में सर्वाधिक जानकारी निम्न में से किस स्रोत द्वारा मिलती है? अभिलेखों द्वारा। पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार किनके संपर्क के पश्चात प्रारंभ हुआ था? ईरानियों के संपर्क के बाद। पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार किनके संपर्क के पश्चात प्रारंभ हुआ था? ईरानियों के संपर्क के बाद। चीनी यात्रियों के विवरण के अनुसार सुमेलित कीजिए। चलिए फिर से मिलान करेंगे। सूची 1 जिसमें यात्री के नाम दिए गए हैं और सूची 2 जिसमें उनके विवरण दिए गए हैं। इसका पहले मिलान कर लेंगे। फाहियान का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की राजनीतिक स्थिति से है। वेनसांग का संबंध हर्ष के समय की राजनीतिक स्थिति से है। इत्सिंग का संबंध वेशभूषा और खानपान से है। चाओ जू कुआओ का संबंध चोलकालीन इतिहास से है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक बार फिर से देख लेंगे। चीनी यात्रियों के विवरण के अनुसार सुमेलित कीजिए। सूची 1 जिसमें यात्री दिए गए हैं और सूची 2 जिसमें उनका विवरण दिया गया है। इसका मिलान कर लेंगे। फाहियान का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की राजनीतिक स्थिति से है। वेनसांग का संबंध हर्ष के समय की राजनीतिक स्थिति से है। इत्सिंग का संबंध वेशभूषा और खानपान से है। चाओ जू कुआओ का संबंध चोलकालीन इतिहास से है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? व्यापारी। ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? व्यापारी। निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था? मेगास्थनीज ने। निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था? मेगास्थनीज ने। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद से। प्राचीन कालीन ऐतिहासिक जीवनियों को सुमेलित कीजिए। चलिए पहले हम लोग इसका मिलान कर लेंगे। सूची 1 जिसमें पुस्तक दिए गए हैं और सूची 2 में उनके लेखक के बारे में दिए गए हैं। हम लोग पहले इसका मिलान कर लेंगे, फिर इसके आंसर को देखेंगे। बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष है। हर्ष चरित के लेखक बाणभट्ट है। विक्रमांक देव चरित के लेखक विल्हन है और नव शाशांक चरित के लेखक पद्म गुप्त है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक बार फिर से देख लीजिए। प्राचीन कालीन ऐतिहासिक जीवनियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 जिसमें पुस्तक के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उसके लेखक के नाम दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष है। हर्ष चरित के लेखक बाणभट्ट है। विक्रमांक देव चरित के लेखक विल्हन है और नव शाशांक चरित के लेखक पद्म गुप्त है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के माध्यम से प्राचीन समय में लाल सागर, फारस की खाड़ी तथा हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के माध्यम से प्राचीन समय में लाल सागर, फारस की खाड़ी तथा हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? अशोक। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? अशोक। प्राचीन कालीन किन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? ए और बी दोनों, यानी अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों में। प्राचीन कालीन किन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? ए और बी दोनों में, यानी अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों में। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया? जेम्स प्रिंसप। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया? जेम्स प्रिंसप। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। शतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? महाभारत। शतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? महाभारत। अधोलिखित अभिलेखों को उनके शासकों द्वारा सुमेलित कीजिए। सूची 1 जिसमें अभिलेख दिया हुआ है, सूची 2 में उनसे संबंधित शासक का नाम दिया गया है। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। हाथी गुंफा अभिलेख का संबंध खारवेल से है। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है। प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध समुद्रगुप्त से है और एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशी द्वितीय से है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अधोलिखित अभिलेखों को उनके शासकों द्वारा सुमेलित कीजिए। सूची 1 जिसमें अभिलेख दिए गए हैं और सूची 2 में उनके शासक दिए गए हैं। इसका मिलान कर लेंगे। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध खारवेल से है। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है। प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध समुद्रगुप्त से है और एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति। शियुकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वेनसांग से। शुयुकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वेनसांग से। यूनानी लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में यूनानी लेखक के नाम है और सूची 2 में उनके द्वारा लिखे गए पुस्तक के नाम। चलिए इनका मेल कर लेंगे हम लोग। मेगास्थनीज, इंडिका, टालमी, ज्योग्राफी, अज्ञात लेखक, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी और प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यूनानी लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। एक बार फिर से मिलान कर लेंगे। सूची 1 जिसमें लेखक के नाम दिए गए और सूची 2 में उनके लिखे हुए पुस्तक के नाम। मेगास्थनीज, इंडिका, टॉलमी, ज्योग्राफी, अज्ञात लेखक, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 जिसमें ग्रंथ के नाम दिए गए हैं और सूची 2 जिसमें ग्रंथ के लेखक के नाम दिए गए हैं। इसका मिलान कर लेंगे हम लोग। अर्थशास्त्र चाणक्य, मुद्राक्षस, विशाखदत्त, कथा सरित सागर, सोमदेव और बृहत्कथाम मंजरी, क्षेमेंद्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 जिसमें ग्रंथ के नाम दिए गए हैं और सूची 2 जिसमें उस ग्रंथ के लेखक के नाम दिए गए हैं। इसे मिलान कर लेंगे। अर्थशास्त्र चाणक्य, मुद्राक्षस, विशाखदत्त, कथा सरित सागर, सोमदेव, बृहत्कथाम मंजरी, क्षेमेंद्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राज अभिषेक के नियम दिए गए हैं ऐतरेय ब्राह्मण में। राज अभिषेक के नियम दिए गए हैं ऐतरेय ब्राह्मण में। अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख अधोलिखित अभिलेखों में से किसमें प्राप्त होता है? उपयुक्त सभी यानी मौष्की, गुर्जरा और नेत्तुर सभी में। अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख अधोलिखित अभिलेखों में से किसमें प्राप्त होता है? उपयुक्त सभी में यानी मौष्की, गुर्जरा और नेत्तुर इन सभी से। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है भोजकोई से। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है भोजकोई से। महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण कहाँ मिलता है? भगवती सूत्र में। महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण कहाँ मिलता है? भगवती सूत्र में। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे हम लोग। सूची 1 में शासक के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित अभिलेख के नाम दिए गए हैं। चलिए इसका मिलान कर लेते हैं। रुद्रदामन का संबंध जूनागढ़ अभिलेख से है। पुलकेशिन द्वितीय का संबंध एहोल अभिलेख से है। स्कंदगुप्त का संबंध भित्री अभिलेख से है और विजयसेन का संबंध देवपाड़ा अभिलेख से है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 जिसमें शासक के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में शासक से संबंधित अभिलेख के नाम दिए गए हैं। इसका मिलान कर लेंगे। रुद्रदामन का संबंध जूनागढ़ अभिलेख से है। पुलकेशिन द्वितीय का संबंध एहोल अभिलेख से है। स्कंदगुप्त का संबंध भित्री अभिलेख से है और विजयसेन का संबंध देवपाड़ा अभिलेख से है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है? गाय को ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है? गाय को। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक शक्पति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबंदी ने। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबंदी ने।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? शर्ववर्मन, गया, ताम्रपात्र यह सही सुमेलित नहीं है। ईश्वर वर्मन जैनपुर प्रस्तर अभिलेख यह सुमेलित है। जीवित गुप्ता द्वितीय देव वर्णार्क अभिलेख यह भी सुमेलित है और ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख यह भी सुमेलित है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? शर्ववर्मन, गया ताम्रपत्र यह सुमेलित नहीं है। ईश्वर वर्मन जैनपुर प्रस्तर अभिलेख यह सुमेलित है। जीवित गुप्ता द्वितीय देव वर्णार्क अभिलेख यह भी सुमेलित है। ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख यह भी सुमेलित है। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है? अमरावती। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है? अमरावती। चलिए अब हम लोग देख लेंगे प्रमुख अभिलेख व उनके शासक। अभिलेख और शासक। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध कलिंग नरेश खारवेल से है। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध कलिंग नरेश खारवेल से है। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी बलश्री से है। नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी बलश्री से है। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त से है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त से है। मंदसौर अभिलेख का संबंध मालवा नरेश यशोधर्मन से है। मंदसौर अभिलेख का संबंध मालवा नरेश यशोधर्मन से है। ग्वालियर अभिलेख का संबंध प्रतिहार नरेश भोज से है। ग्वालियर अभिलेख का संबंध प्रतिहार नरेश भोज से है। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध बंगाल शासक विजय सेन से है। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध बंगाल शासक विजय सेन से है। भित्री व जूनागढ़ अभिलेख का संबंध स्कंद गुप्त से है। भित्री व जूनागढ़ अभिलेख का संबंध स्कंद गुप्त से है। नोट देख लीजिए, भारत का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। भारत का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसके क्वेश्चंस को देख लीजिए। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो प्राक मानव होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे समानता जाना जाता है पिथेक्रैंथोपस के रूप में। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो प्राक मानव यानी होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे समानता जाना जाता है पिथेक्रैंथोपस के रूप में। प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी बलूचिस्तान में। प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी बलूचिस्तान में। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के स्वाधान किस संस्कृत से प्राप्त होते हैं? जोरवे संस्कृत से। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के स्वाधान किस संस्कृत से प्राप्त होते हैं? जोरवे संस्कृत से। सूची को सूची से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 शैल चित्र दिया गया है और सूची 2 में स्थल के नाम दिए गए हैं। चलिए इसका मिलान कर लेंगे। भीमबेटका का संबंध मध्य प्रदेश से है। कुपागल्लू का संबंध कर्नाटक से है। अजंता एलोरा का संबंध महाराष्ट्र से है। मोरहना पहाड़ का संबंध उत्तर प्रदेश से है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूची को सूची से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में शैल चित्र दिए गए हैं और सूची 2 में उससे संबंधित स्थल दिए गए हैं। चलिए मिलान कर लेंगे। भीमबेटका का संबंध मध्य प्रदेश से है। कुपागल्लू का संबंध कर्नाटक से है। अजंता एलोरा का संबंध महाराष्ट्र से है और मोरहना पहाड़ का संबंध उत्तर प्रदेश से है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी स्वाधान से प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी स्वाधान से प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. शांकलिया ने। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. शांकलिया ने। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाणकालीन कलाकृति की खोज हुई थी? पल्लवरम। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाणकालीन कलाकृति की खोज हुई थी? पल्लवरम। किसे चालकोलिथिक यानी कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण काल को किसे चालकोलिथिक यानी कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। गैरिक मृदभांड पात्र ओ शिपी का नामकरण हुआ था?
हस्तिनापुर में गैरिक मृदभांड पात्र और शिपी का नामकरण हुआ था। हस्तिनापुर में उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़। पुरा पाषाण काल मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार करना। पुरा पाषाण काल के मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार करना। निम्नलिखित में से आमड़ी संस्कृति का उद्भव कहाँ हुआ था? सिंधी में। निम्नलिखित में से आमड़ी संस्कृति का उद्भव कहाँ हुआ था? सिंध में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? क्रो-मैग्नन। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? क्रो-मैग्नन। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार निर्मित थे क्वार्टजाइट पत्थर। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार निर्मित थे क्वार्टजाइट पत्थर। दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित है लौह काल से। दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित है लौह काल से। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्बवती नाम से प्रसिद्ध है? आहार। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्बवती नाम से प्रसिद्ध है? आहार। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है बागौर से। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है बागौर से। इंडियन एपिग्राफी के लेखक है डीसी सरकार। इंडियन एपिग्राफी के लेखक है डीसी सरकार। निम्न में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल से मृग श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? महदहा। निम्न में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल से मृग श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? महदहा। राख का टीला निम्नलिखित किस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है? शंगन कल्लू। राख का टीला निम्नलिखित किस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है? शंगन कल्लू से। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? मध्यपुरा पाषाण कालीन संस्कृति को। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? मध्यपुरा पाषाण कालीन संस्कृति को। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। थॉमसन ने। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? रायसेन में। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? रायसेन में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति का। निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? गुफ कराल में। निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? गुफ कराल से। उस स्थल का नाम बताइए जहां अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़। उस स्थल का नाम बताइए जहां अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? वी.एस. वाकनकर। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? वी.एस. वाकनकर। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी। चलिए अब देखते हैं चैप्टर 3 सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? हड़प्पा। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते हैं? पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? लोहा से। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? लोहा से।
लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका पतन नगर यानी बंदरगाह था? सिंधु घाटी का लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका पतन नगर यानी बंदरगाह था? सिंधु घाटी का। हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? कपास के। हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? कपास के। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कूड़ा स्थल है राखी गढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कूड़ा स्थल है राखी गढ़ी। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई मूर्ति। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई मूर्ति। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए अब हम लोग पहले मिलान कर लेते हैं। सूची 1 में स्थल के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में नदी के नाम दिए गए हैं। इसके हम लोग मिलान कर लेते हैं। हड़प्पा, रावी नदी, हस्तिनापुर, गंगा नदी, नागा अर्जुन कोंडा, कृष्णा नदी, पैठन, गोदावरी नदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में स्थल के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उस स्थल से संबंधित नदी के नाम दिए गए हैं। हम लोग इसका मिलान कर लेंगे। हड़प्पा, रावी नदी, हस्तिनापुर, गंगा नदी, नागा अर्जुन कोंडा, कृष्णा नदी, पैठन, गोदावरी नदी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी यह है सौराष्ट्र में। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी यह है सौराष्ट्र में। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय कूड़ा स्थल है पंजाब का। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय कूड़ा स्थल है पंजाब का। सिंध घाटी सभ्यता जानी जाती है उपयुक्त सभी यानी 1, 2, 3 और 4 ये सभी होंगे। अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योगों के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है उपयुक्त सभी यानी अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योगों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? पाटलिपुत्र संबंधित नहीं है, कालीबंगा है, रोपड़ है और लोथल है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? पाटलिपुत्र संबंधित नहीं है, कालीबंगा संबंधित स्थल है, रोपड़ है और लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृत भांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृत भांड। मोहनजोदड़ो एक हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मर्शल। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मर्शल। सुरतुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? अफगानिस्तान। सुरतुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? अफगानिस्तान। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए हम लोग मिलान कर लेंगे। सूची 1 में हड़प्पा स्थल के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में वह कहां स्थित है यह दिया गया है। हम लोग इसका मिलान कर लेंगे। मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में हड़प्पा स्थल का नाम दिया गया है और सूची 2 में वह कहां स्थित है यह दिया गया है। हम लोग इसका मिलान कर लेंगे। मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं? धौलावीरा से। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं? धौलावीरा। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है?
हड़प्पा भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? हड़प्पा। हड़प्पन स्थल सनौली के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। मानव शवाधान हड़प्पन स्थल सनौली से उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। मानव शवाधान सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखल दास बनर्जी तथा दयाराम सहनी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखल दास बनर्जी तथा दयाराम सहनी। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किया गया भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किया गया भारत में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन कूड़ा स्थल है धौलावीरा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन कूड़ा स्थल है धौलावीरा। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? घोड़ा। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? घोड़ा। मृण पट्टिका पर उत्तीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। मृण पट्टिका पर उत्तीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात। सैंधव सभ्यता में चावल और युगल समाधि कहां से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। सैंधव सभ्यता में चावल और युगल समाधि कहां से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था? गाय का नहीं हुआ था, हाथी का हुआ था, गेंडा का हुआ था और बाघ का हुआ था। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था? गाय का नहीं हुआ था, हाथी का हुआ था, गेंडा का हुआ था और बाघ का हुआ था। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? धौलावीरा। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? धौलावीरा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की प्रतिमा के निकट कौन कौन से जानवर का चित्रांकन है? गेंडा, भैंस, हाथी, व्याघ्र और हिरण। मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की प्रतिमा के निकट कौन कौन से जानवर का चित्रांकन है? गेंडा, भैंसा, हाथी, व्याघ्र और हिरण। चलिए अब हम लोग देखेंगे काल निर्धारण तिथि, विद्वान और निर्धारित तिथि के बारे में। जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक है। सभी विद्वानों का इस मामले में अपना अपना अलग मतभेद है, तो हम लोग एक एक करके सभी विद्वानों के बारे में देखेंगे कि किनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता कब हुई थी। जॉन मार्शल के अनुसार 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के बीच सिंधु घाटी सभ्यता है। अर्नेस्ट मैक्के के अनुसार 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। अर्नेस्ट मैक्के के अनुसार 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। माधव स्वरूप वत्स के अनुसार 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता है। माधव स्वरूप वत्स के अनुसार 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। सीजे गैड के अनुसार 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सीजे गैड के अनुसार 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। मार्टिमर व्हीलर के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। मार्टिमर व्हीलर के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। फेयर सर्विस के अनुसार 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता है। फेयर सर्विस के अनुसार 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता है। रेडियो कार्बन के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता है। रेडियो कार्बन के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता है। एनसीईआरटी के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता है। एनसीईआरटी के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता है और डीपी अग्रवाल के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता है। रेडियो कार्बन और डीपी अग्रवाल इन दोनों के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता है। इसको याद रखना। ऐसे तो सभी के अनुसार जो कहा गया उसको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन रेडियो कार्बन का ज्यादा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, वैदिक काल या सभ्यता, वैदिक पीरियड या फिर सिविलाइजेशन।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देख लेते हैं, सूची 1 में वेद दिए गए हैं और सूची 2 में वर्णन दिया गया है। इसको मिलान कर लेंगे। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित, ऋग्वेद ईश्वर महिमा, यजुर्वेद बलिदान विधि और सामवेद संगीत से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में वेद दिए गए हैं और सूची 2 में वर्णन। इसको मिलान कर लेंगे। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित, ऋग्वेद ईश्वर महिमा, यजुर्वेद बलिदान विधि, सामवेद संगीत। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की संख्या है 18। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है यजुर्वेद से। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नीचे नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? कठोपनिषद में। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? कठोपनिषद में। पुरुष मेध का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? शतपथ ब्राह्मण। पुरुष मेध का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? शतपथ ब्राह्मण। वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना गया है? गाय को। वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना गया है? गाय को। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष यानी सैल्वेशन का उल्लेख मिलता है? उपनिषद में। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष सैल्वेशन का उल्लेख मिलता है? उपनिषद में। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ब्रह्मचार, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ब्रह्मचार, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर संन्यास। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहले कथन को देख लेंगे। झंझावत के देवता थे, यह कथन सही है। पापियों को दंड देते थे, यह कथन गलत है। वर्षा के देवता थे, यह भी सही है। और नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, यह कथन गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कथन 1 और 3 सही है। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन 1 है झंझावत के देवता थे, यह सही है। पापियों को दंड देते थे, यह गलत है। कथन 3 में है वर्षा के देवता थे, यह भी सही है। और कथन 4 में है नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, यह कथन गलत है। कथन 1 और कथन 3 सही है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 एवं 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। निम्नलिखित में से किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में वैदिक नदियां दी गई है और सूची 2 में उनके आधुनिक नाम दिए गए हैं। इसका मिलान कर लेंगे हम लोग। कुवा, काबुल, अरुष्णी, रावी, सदानीरा, गंडक, सतुद्री, सतलज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 जिसमें वैदिक नदियां दी गई है और सूची 2 में उनके आधुनिक नाम दिए गए हैं। इसका मिलान कर लेंगे। कुभा, काबुल, परुष्णी, रावी, सदानीरा, गंडक और शतुद्री, सतलज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है?
ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। वैदिक नदी अश्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? चिनाब। वैदिक नदी अश्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? चिनाब। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए सूची 1 में देखते हैं वेद के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनके ब्राह्मण के नाम दिए गए हैं। इसको हम लोग मिलान कर लेंगे। ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐत्रेय है, सामवेद के ब्राह्मण पंचविश है, अथर्ववेद के ब्राह्मण गोपथ है और यजुर्वेद के ब्राह्मण शतपथ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 जिसमें वेद के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में वेद के ब्राह्मण के नाम दिए गए हैं। इसका मिलान कर लेंगे। ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐत्रेय है, सामवेद के ब्राह्मण पंचविश है, अथर्ववेद के ब्राह्मण गोपथ है और यजुर्वेद के ब्राह्मण शतपथ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? अथर्ववेद में। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? अथर्ववेद में। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? बृहस्पति। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? बृहस्पति। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? गले का। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? गले का। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? बोगज कोई। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने का सूचना देता है? बोगज कोई। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऋषि गौतम रहुगण। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऋषि गौतम रहुगण। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? जय संहिता। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? जय संहिता। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुष्णी में। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुष्णी के किनारे। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा से संबोधित किया गया है? सरस्वती को। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा से संबोधित किया गया है? सरस्वती को। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है? अथर्ववेद में। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। चलिए अब हम लोग देख लेंगे वेद, ब्राह्मण, उनके सूक्त, उपनिषद, अरण्यक, अधेता, उपवेद और प्रवर्तक। एक एक करके हम लोग चारों वेद के बारे में देखेंगे। सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद के ब्राह्मण है कौशिकी और ऐत्रेय। ऋग्वेद में 1028 मंत्र है। उपनिषद है कौशिकी और ऐत्रेय। अरण्यक है ऐत्रेय और कौशिकी। ऋग्वेद के अध्येता है होता। उपवेद है आयुर्वेद और धन्वंतरी प्रवर्तक है। एक बार फिर से देख लीजिए। ऋग्वेद के ब्राह्मण कौशिकी और ऐत्रेय है। ऋग्वेद में 1028 मंत्र है। उपनिषद कौशिकी और ऐत्रेय है। अरण्यक ऐत्रेय और कौशिकी है। अध्येता होता है। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद है और प्रवर्तक धन्वंतरी है।
इसके बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद के ब्राह्मण तैत्तिरीय और शतपथ है। यजुर्वेद के उपनिषद तैत्तिरीय, कठोपनिषद, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक और मैत्रायन है। ऋग्वेद के अरण्यक, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और शतपथ है। अध्यता अथर्वयु है। उपवेद धनुर्वेद है और विश्वामित्र प्रवर्तक है। एक बार फिर से देख लीजिए यजुर्वेद। यजुर्वेद के ब्राह्मण तैत्तिरीय और शतपथ है। उपनिषद तैत्तिरीय, कठोपनिषद, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक और मैत्रायन है। अरण्यक तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और शतपथ है। अध्यता अथर्वयु है और उपवेद धनुर्वेद और विश्वामित्र प्रवर्तक है। इसके बाद सामवेद। सामवेद के बारे में देख लीजिए। सामवेद के ब्राह्मण पंचविश है। इसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। सामवेद में 1875 मंत्र है। उपनिषद जैमिनीय और छांदोग्य है। अरण्यक जैमिनीय और छांदोग्य है। अध्यता उद्गाता है। उपवेद गंधर्व वेद है और नारद प्रवर्तक है। सामवेद के ब्राह्मण पंचविश है। इसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। सामवेद में 1875 मंत्र है। सामवेद के उपनिषद जैमिनीय और छांदोग्य है। सामवेद के अरण्यक जैमिनीय और छांदोग्य है। सामवेद के अध्यता उद्गाता है। उपवेद गंधर्व वेद है और नारद प्रवर्तक है। इसके बाद आखिरी में अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में देख लीजिए। अथर्ववेद के ब्राह्मण गोपथ है। इसमें 6000 मंत्र है। इसके उपनिषद मांडुक्य, प्रश्न और मुंडक है। इसके अध्येता ब्रह्मा है और इसके उपवेद शिल्पवेद है। विश्वकर्मा प्रवर्तक है। अथर्ववेद के ब्राह्मण गोपथ है। इसमें 6000 मंत्र है। इसके उपनिषद मांडुक्य, प्रश्न और मुंडक है। अथर्ववेद के अध्येता ब्रह्मा है और उपवेद शिल्पवेद है। विश्वकर्मा प्रवर्तक है। चलिए इसके बाद अब हम लोग देखेंगे ऋग्वेद की रचना की तिथि। ऋग्वेद की रचना की तिथि में भी अनेक विद्वानों के अपने अपने मत है और सब में मतभेद है। देख लेते हैं कौन से विद्वान के अनुसार अनुमानित तिथि क्या है ऋग्वेद की। जैकोबी के अनुसार 4500 से 2500 ईसा पूर्व ऋग्वेद की अनुमानित तिथि 4500 से 2500 ईसा पूर्व। जैकोबी के अनुसार 4500 से 2500 ईसा पूर्व। मैक्स मुलर के अनुसार 1200 से 1000 ईसा पूर्व। मैक्स मुलर के अनुसार 1200 से 1000 ईसा पूर्व। तिलक के अनुसार 6000 ईसा पूर्व। तिलक के अनुसार ऋग्वेद की अनुमानित तिथि 6000 ईसा पूर्व है। मान्य तिथि के अनुसार 1500 से 1000 ईसा पूर्व। आप लोगों को मान्य तिथि याद रखना है। वैसे ये सभी तिथि याद रखना है, सभी विद्वानों के कहे गए तिथि को याद रखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मान्य तिथि को खास करके याद रखना है। मान्य तिथि 1500 से 1000 ईसा पूर्व। विंटर नित्स 2500 से 2000 ईसा पूर्व। विंटर नित्स 2500 से 2000 ईसा पूर्व। चलिए अब देखते हैं चैप्टर 5 बौद्ध एवं जैन धर्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन। महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। त्रिपिटक क्या है? बौद्ध साहित्य। त्रिपिटक क्या है? बौद्ध साहित्य। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के गुरु। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के गुरु। जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? अहिंसा। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? शुभद। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? शुभद। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? रुक्मणी देही स्तंभ अभिलेख। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था?
रुक्मणी देही स्तंभ अभिलेख। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? ज्ञात्रिक। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? ज्ञात्रिक। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ? जिस राज्य में हुआ वह है मलल। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ वह है मलल। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह में। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह में। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है, इनका सुमेलन कीजिए। यहाँ पे देखिए सूची 1 में महत्वपूर्ण घटना दी हुई है और सूची 2 में स्थान दिए गए हैं, इनका मिलान कीजिए। चलिए हम लोग इसका मिलान कर लेंगे। जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोधगया, प्रथम प्रवचन सारनाथ में और निधन हुआ था कुशीनगर में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक बार फिर से देख लेंगे। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है, इनका सुमेलन कीजिए। सूची 1 में महत्वपूर्ण घटना दी हुई है बुद्ध के जीवन से और सूची 2 में उनके स्थान दिए गए हैं। जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोधगया में, प्रथम प्रवचन दिए थे इन्होंने सारनाथ में और निधन हुआ था कुशीनगर में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बुद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। चलिए इसको अरेंज कर लेंगे। पहले राजगृह, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र और उसके बाद कुंडल वन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट के साथ ज्ञात करें। सबसे पहले राजगृह, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र और फिर कुंडल वन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। श्यादवाद सिद्धांत क्या है? जैन धर्म का श्यादवाद सिद्धांत क्या है? जैन धर्म का बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। तीर्थकर शब्द संबंधित है जैन से। तीर्थकर शब्द संबंधित है जैन से। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? चामुंड राय ने। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? चामुंड राय ने। सर एडविन आर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। सर एडविन आर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए हम लोग मिलान कर लेंगे। सूची 1 में आचार्य दिए हुए हैं और सूची 2 में उनके सिद्धांत दिए हुए हैं। हम लोग इसका मिलान कर लेंगे। लकुलिश, पाशुपत, नागा अर्जुन, शून्यवाद, भद्रबाहु, जैन और गौसाल आजीवक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए मिलान कर लेंगे। सूची 1 में आचार्य दिए गए हैं और सूची 2 में सिद्धांत दिए गए हैं। इसका मिलान कर लेंगे। लकुलिश, पाशुपत, नागा अर्जुन, शून्यवाद, भद्रबाहु, जैन और गौशाल आजीवक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब हम लोग देख लेंगे 2 प्रमुख जैन संगीतियों के बारे में। जैन संगीति, उनके स्थान, अध्यक्ष और वर्ष। तो कौन कौन से 2 जैन संगीति हैं उनके बारे में देख लेंगे। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र बिहार में, इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे और वर्ष है 300 से 298 ईसा पूर्व। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र बिहार, अध्यक्ष है स्थूलभद्र और वर्ष है 300 से 298 ईसा पूर्व। द्वितीय जैन संगीति हुआ था बल्लभी गुजरात में, इसके अध्यक्ष हैं देवार्धी क्षमा श्रवण और उपाध्यक्ष है श्वेतांबर आचार्य, वर्ष 512 ईस्वी में। द्वितीय जैन संगीति हुआ था वल्लभी गुजरात में, इसके अध्यक्ष है देवार्धी क्षमा श्रवण और श्वेतांबर आचार्य, इसके उपाध्यक्ष है। यह वर्ष 1512 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब देखते हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में। वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और शासन।
प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सावाकामी थे और यह कालाशोक के शासनकाल में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ, जिसके अध्यक्ष सावाकामी थे और यह कालाशोक के शासनकाल में हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ, इसके अध्यक्ष मोगली पुत्र तिष्य थे और यह अशोक के शासनकाल में हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ, जिसके अध्यक्ष मोगली पुत्र तिष्य थे और यह अशोक के शासनकाल में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी के प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी के प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में हुआ, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ। चलिए अब देखते हैं चैप्टर 6।